Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 2 August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding सेकंड सीरो सर्वे बिगिंस। तो पहला सीरो सर्वे तो आपको पता है दिल्ली में कंप्लीट हो चुका था, अब ये दोबारा हो रहा है। अब तो जानना चाहिए सीरो सर्वे क्या। मैं जैसे भी आपको पहले बता चुका हूँ कि एंटीबॉडी टेस्ट है, मतलब कोविड से लड़ने की पावर है आपकी बॉडी में कि नहीं, ये उसको चेक करने के लिए टेस्ट होता है। तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, देखी जाती है, तो वो होती है आई, स्मॉल जी और कैपिटल जी। ये वाली एंटीबॉडी को बॉडी के अंदर चेक किया जाता है कि आपके पास ये वाली एंटीबॉडी है कि नहीं। अगर ये वाली एंटीबॉडी है, यही कोविड से लड़ सकती है। तो जो सीरो सर्वो केवल कोविड के लिए यूज़ नहीं होता, पहली चीज़ तो ये HIV एड्स में भी यूज़ होता है। HIV एड्स में भी यूज़ होता है देखने के लिए। दो चीज़ तो, एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, केवल इसमें यूज़ नहीं होता। कौन सी एंटीबॉडी है, तो IgG एंटीबॉडी है। इसमें किसका सैंपल लिया जाता है, तो इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है। लेकिन जो हम नॉर्मल जो कोविड के टेस्ट करते हैं, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है एक तो कोविड के लिए, एक होता है RT-PCR। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR में हम नोज और थ्रोट के सैंपल लेते हैं। नोज सैंपल और स्वाब बोलते हैं, या थ्रोट सैंपल। तो इन जो कोविड के लिए टेस्टों में नोज और स्वाब के सैंपल होते हैं। लेकिन ये जो हमारा सीरो सर्वे के लिए जो एलिसा टेस्टिंग होती है, इसका नाम होता है एलिसा टेस्टिंग। जो मैं बता रहा हूँ इतनी देर से, इसको एलिसा टेस्टिंग कहते हैं। एलिसा टेस्टिंग में कोविड भी होता है, HIV एड्स भी होते हैं। तो एलिसा टेस्टिंग में हम ब्लड के सैंपल लेते हैं। तो बस आपको बस इतना ध्यान रखना है। तो एलिसा टेस्टिंग केवल कोविड के लिए नहीं होती, HIV के लिए भी होती है। कौन सी एंटीबॉडी देखनी होती है, IgG। बस इतना याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये वाली न्यूज़ भी अच्छी है। वन नेशन कार्ड, इससे बहुत फायदा होगा लोगों का, जो माइग्रेंट्स वर्कर है उनका। तो अभी वन नेशन कार्ड फैसिलिटी इन 24 स्टेट। तो जो वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका क्या मतलब है कि आपके पास कहीं का भी राशन कार्ड हो, लेकिन आप कहीं बाहर रहते हैं, किसी दूसरी स्टेट में रहते हैं, तो आप वहाँ पे भी अपना राशन ले सकते हैं उसी राशन कार्ड से। तो ये अभी 24 स्टेट्स में लागू हो गया है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कितनी स्टेट्स में, हाउ मेनी स्टेट्स स्टार्टेड वन नेशन वन राशन कार्ड। तो 24 स्टेट्स स्टार्टेड, नॉट ऑल इंडिया। तो बस इतना याद रखिएगा, इसमें और कुछ नहीं। तो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, आज दिक्कत ये है कि आज संडे है, तो आज ज़्यादा न्यूज़ आती नहीं है। आज जो भी न्यूज़ है मैं आपको बस ढूंढ ढूंढ के बता रहा हूँ। अरब वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट अचीव क्रिटिकलिटी। तो UAE ने दोबारा क्या पहली बार अपना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया। तो हम उसका नाम ध्यान रखना है, बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। बस नाम याद रखिएगा, बराखा। बस इतना याद रखिए कि पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एनर्जी प्लांट है, किसका है, UAE का है। UAE इतना न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसने पिछले हफ्ते ही एक मिशन भी भेजा मार्स में, जिसका नाम था होप। आपको ध्यान होगा तो प्लीज़ रिमेंबर द नेम। ये सब चीज़ अभी पिछले हफ्ते की बात है। UAE ने अपना मिशन भेजा था मार्स में होप का, फ्रॉम जापान के कोस्ट से। जापान के कोस्ट से भेजा था, होप नाम था मार्स मिशन का। और बराका जो है अभी इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अभी आप मेरे को बताएंगे, आज का क्वेश्चन एक ये है कि चाइना ने भी अपना एक मार्स मिशन भेजा, उसका नाम क्या है। चाइना ने अभी रिसेंटली अपना मार्स मिशन भेजा है, उसकी मार्स की जमीन पर लैंड करने के लिए, मतलब वो सॉइल को टच करेगा। तो चाइना के उस मार्स मिशन का नाम क्या है। बहुत अच्छा नाम था, एक उसका चाइनीज नेम था और एक अलग से इंग्लिश नेम भी था। तो दोनों नेम मेरे को बताइएगा, मैंने आपको पढ़ाया। ये आज का क्वेश्चन है एक। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये आज की इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ है तो यही है, आप मार्क कर लीजिए, डायरेक्ट स्टैटिक पार्ट है। इंडिया टू सी गुड कॉफी आउटपुट दिस ईयर। तो इंडिया इस साल बहुत सारा कॉफी प्रोडक्शन करने वाला है। तो सबसे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफी होती कहाँ। सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ लिख दिया, कर्नाटक में होती है, उसके बाद केरल में होती है, उसके बाद तमिलनाडु में होती है। सबसे ज़्यादा कॉफी प्रोडक्शन अप्रोक्सी 70% कॉफी प्रोडक्शन कर्नाटक से होता है। आज मेरे को आपको बताना है, आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, यही मैं मेनली पूछने वाला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम UPSC पॉइंट ऑफ व्यू। अरेबिका कॉफ़ी, क्योंकि इसको एक GI टैग मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग भी मिला है। तो आप आज मेरे को बताएंगे कि अरेबिका कॉफ़ी किस स्टेट की है। इसको GI टैग मिल चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट होती है अरेबिका कॉफ़ी कहाँ की है। तो आज का क्वेश्चन दो हैं, एक तो मैंने आपसे पहले पूछ लिया है और एक ये, बस दो क्वेश्चन का आज आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में देना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ का जिक्र हुआ था, ब्लॉसम शावर्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 लिख लीजिए। बताइए, इतना इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ तो कुछ तो बात होगी। ये स्टैटिक पार्ट है एकदम। तो ब्लॉसम शावर्स ये सब क्या होता है, ये साइक्लोन का लोकल नेम है। बहुत जगह साइक्लोन आता है, तो हर स्टेट ने अपना अपना नाम रख दिया है। अपना नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों के लिए अच्छा होता है। जैसे यहाँ लिखा भी है, दिस साइक्लोन हैज लोकल नेम्स इन इंडिया। क्या क्या, नॉर्वेस्टर होता है एक नाम, तो ईस्ट इंडिया में होता है नॉर्वेस्टर। ये एक साइक्लोन ही है सारे। तो नॉर्वेस्टर नाम का एक साइक्लोन होता है जो ईस्टर्न इंडिया में आता है। किसके लिए यूजफुल होता है, टी, जूट और राइस के लिए। आपको एक तो ये ध्यान रखना है किस जगह पे आता है और किस चीज़ के लिए यूजफुल है। ऐसी काल बैसाखी, तो बैसाखी की टाइम आता है वेस्ट बंगाल में, इसका लोकल नेम है नॉर्वेस्टर। इसका लोकल नेम है नॉर्वेस्टर। एक और लोकल नेम, मतलब लोकल नेम का लोकल नेम तो नॉर्वेस्टर जो है
वो ईस्टर्न इंडिया में आता है। काल बैसाखी जो है वो वेस्ट बंगाल में आता है। चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम ये कर्नाटक और केरल में आता है। बहुत अच्छा होता है कॉफी के लिए, देखिए कॉफी के लिए बहुत अच्छा होता है। जो यहाँ पे लिख रहा है ना ब्लॉसम शावर्स, ये यही है चेरी ब्लॉसम को इन्होंने ब्लॉसम शावर्स करके बोल दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये ब्लॉसम शावर्स जो है चेरी ब्लॉसम है, तो ये कॉफी के लिए बहुत अच्छा होता है, कर्नाटक और केरल में आता है। फिर होता है एक मैंगो शावर, आपको नाम से समझ में आ रहा है मैंगो, तो साउथ इंडिया में होता है, मैंगो के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंगो जल्दी पकने शुरू हो जाते हैं, रैपनिंग मतलब पकने शुरू हो जाते हैं, तो मैंगो शावर। फिर होता है बरदौली चीरा, तो ये आसाम में होता है। तो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न इंडिया, काल बैसाखी वेस्ट बंगाल, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक केरल, मैंगो शावर साउथ इंडिया, बरदौली चीरा आसाम। प्लीज रिमेंबर द नेम, 100% चांस है आने के। इतना स्टैटिक है, आपको बुक आप ढूंढते रहिएगा, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप एग्जाम देखेंगे प्रीवियस ईयर, आपको इनमें से कोई 5 में से 6 में से एक नाम 100% मिलेगा। कई बार ये मैच द कॉलम में आ जाते हैं, ये 5 नाम होते हैं, ये 5 नाम होते हैं, मैच द कॉलम करो। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है यार ये, प्लीज गलत मत करिएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ अभी वीनस में पहले हम सोचते थे कि केवल पूरी धरती जो है वो बर्फ से ढक गई है, तो इसमें कोई वॉल्केनो बचा नहीं है, कोई हीटिंग चीज बची नहीं है। तो अभी यहाँ पे 37 एक्टिव वॉल्केनोस पाए गए हैं। बस आपको याद रखना है कि वीनस पे भी वॉल्केनोस पाए गए हैं, बस इसमें और कोई न्यूज़ नहीं है। वॉल्केनिक वीनस करके थी छोटी सी न्यूज़, तो यू रिमेंबर जस्ट कि वीनस में भी वॉल्केनोज हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज कोर्टिंग कंट्रोवर्सी इन राजस्थान। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोज आ रहा था, तो आज इसमें आपका पूरा निवारण कर देंगे हम। तो इसमें सारा बताया गया है गवर्नर के बारे में। तो आज मैं यहाँ पे जितना बता रहा हूँ वो तो ठीक है, गवर्नर के बारे में मैं जितना आ रहा हूँ, प्लीज़ गो थ्रू योर स्टैटिक बुक। जो भी आप बुक रेफर करते हैं या नोट्स रेफर करते हैं तो जाइए, और लक्ष्मीकांत अगर फॉलो करते हैं तो लक्ष्मीकांत में जाइए और गवर्नर वाला चैप्टर दोबारा रीड करिएगा। गवर्नर वाला चैप्टर रीड करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रीड करिएगा, क्योंकि अगर आप ये दोनों चैप्टर साथ में रीड करेंगे तभी आपको नॉलेज गेन होगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत बार मर्सी पिटीशन में दोनों का डिफरेंस है, बहुत जगह डिफरेंस आप पा जाएंगे। तो गो थ्रू दीज 2 चैप्टर्स इन लक्ष्मीकांत, जो यहाँ न्यूज़ है वो मैं बता देता हूँ। तो व्हाट आर द पावर्स ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर की क्या क्या पावर है। तो इसमें पहली चीज़ तो ये कि गवर्नर जो है वो अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, उसे हमेशा एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी। किसकी? कैबिनेट मिनिस्टर्स की। अपने एड एंड एडवाइस लेनी ही पड़ेगी, बाउंड है गवर्नर। ये किस केस में बोला गया, नाम याद रखिए, नाबम रेबिया केस, नाबम रेबिया केस। इस केस में बोला गया है कि गवर्नर के पास कोई भी नई पावर है, उसे हर बार एड एंड एडवाइस लेनी पड़ेगी। गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और द कैबिनेट, इतना याद रखिएगा। फिर दूसरी चीज क्या आती है, हु समन एन असेंबली सेशन। असेंबली को कौन बुला सकता है, तो बुलाएगा तो गवर्नर ही, अंडर आर्टिकल 174 में बुलाएगा इसको, असेंबली को बुलाएगा गवर्नर ही, लेकिन अपने आप नहीं बुला सकता। जब उसे कौन बोलेगा, जब उसके कैबिनेट मिनिस्टर या जिन्हें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बोलते हैं, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को बोलेंगे कि सम्मन करो, असेंबली को बुलाओ, तभी गवर्नर बुला सकता है, अपने आप गवर्नर नहीं बुला सकता। ये किस में लिखा गया है, ये आर्टिकल 174 में लिखा गया है, क्लियरली लिखा है। आप 174 भी रीड कर सकते हैं चाहे तो। फिर कैन द गवर्नर डायरेक्ट द एजेंडा ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लेजिस्लेचर। अब क्या गवर्नर मतलब उस लेजिस्लेचर को, जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, उसको बता सकता है कि आज ये काम करो, आज ये काम करो, या ये एजेंडा आज लेजिस्लेचर का? तो नहीं, ये सारा काम जो है वो स्पीकर का है, स्पीकर का। इसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं है। लेजिस्लेचर को जो भी गवर्न करेगा वो स्पीकर करेगा, इसमें गवर्नर का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर व्हेन कैन द गवर्नर एक्ट विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वो कौन सा केस है जब गवर्नर अपने आप काम करेगा। ये नाबम रेबिया केस में तो बोला था कि बाउंड है एड एंड एडवाइस में, तो कौन सा ऐसा केस है जब गवर्नर को जरूरत नहीं है इनकी एडवाइस भी लेने का। तो 2 केस हैं, एक तो अगर उसे एडवांस ट्राइबल वेलफेयर के बारे में सोचना हो, अगर उसे ट्राइबल पीपल के वेलफेयर के बारे में कुछ सोचना हो। ये कुछ स्टेट में है, जैसे हमारे ट्राइबल स्टेट कौन से, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, इसमें बहुत सारी ट्राइब्स हैं। तो अगर इनके वेलफेयर के बारे में सोचना हो तो कुछ स्पेशल पावर हैं गवर्नर के पास, एक तो ये है। दूसरा, अगर आपकी जो सरकार है वो मेजॉरिटी में नहीं है, जैसे हमारी सरकार अभी राजस्थान में गहलोत सरकार की है, तो अगर पता चल जाए गवर्नर को कि गहलोत सरकार इतनी नहीं है, तो वो इनकी सरकार गिरा सकता है। वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि कॉन्फिडेंस मोशन लेके आओ, और इनकी सरकार कॉन्फिडेंस मोशन को पार नहीं कर पाएगी तो किसी दूसरे आदमी को सीएम बना देंगे। तो ये अपने डिस्क्रिप्शन पर काम कर सकता है गवर्नर, जब कॉन्फिडेंस हो कि इनके पास प्रॉपर इतने लोग नहीं हैं। तो गवर्नर को डिमांड सेशन, ये यही लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो आप इसको रीड कर सकते हैं, मैंने आपको हिंदी में इसीलिए समझा दिया। और इफ द इज द गवर्नर बाउंड बाय द पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, तो हाँ, जो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जो बैठते हैं लेजिस्लेचर में, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, जो हमारे एमएलए होते हैं, उनको बोला है पीपल रिप्रेजेंटेटिव। तो हाँ, फॉर्म जो गवर्नर है वो इनके लोगों के बाउंड है,
क्योंकि हमारे लोग हैं, लोग चुनते हैं, तो गवर्नर को हम थोड़ी चुनते हैं। गवर्नर का बहुत बार क्रिटिसिज्म ये होता है कि वो जो है वो एज अ सेंटर काम करता है, सेंटर का आदमी बन के काम करता है, जो सेंटर बोलता है वो काम करता है, बहुत बार ये लगता है गवर्नर के ऊपर। तो जो मैंने आपको यहाँ समझाया बस उतना ही समझिएगा, और गो थ्रू द चैप्टर, प्लीज गो थ्रू द चैप्टर ऑफ गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, द सब्जेक्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, अगर कोर्ट की अवहेलना कर दो तो इसमें भी मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो गो थ्रू द चैप्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। आज आप पूरे पॉलिटी का रिवीजन ही कर लीजिए, नहीं तो सबसे बेस्ट 3 चैप्टर तो हो ही गए। हाउ डिड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कम इनटू बीइंग। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशन में तो बाद में लिखा गया, ये तो इंग्लैंड का लॉ था, इंग्लैंड में लाया गया था ताकि हम किंग को बचा सकें। कोई अगर किंग के खिलाफ बोलेगा तो उस पर केस चल जाएगा, फिर किंग जब खत्म हुआ, मोनार्की जब खत्म हुई, तो फिर जो कोर्ट वाले हैं, तो जजेस ने बोल दिया कि हमारे ऊपर कोई कुछ बोलेगा तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। फिर व्हाट इज द स्टैट्यूटरी बेसिस, कोई आर्टिकल है जिसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, तो अंडर आर्टिकल 129 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसमें लिखा गया। और इसके लिए एक एक्ट भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो ये दो हैं, एक तो एक्ट भी है 1971 का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अंडर आर्टिकल 129, ये 129 के अंदर लिखा गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। तो दो तरह का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, या तो सिविल हो सकता है या क्रिमिनल हो सकता है। सिविल कब होगा, जब हमने कोर्ट की बात नहीं मानी, कोर्ट ने हमें कुछ बोला कि ये काम कर दो और हमने वो नहीं करा, तो सिविल हो गया। और क्रिमिनल कब होगा, क्रिमिनल होगा जब हमने कोर्ट के खिलाफ कुछ लिखित में लिख दिया, या हमने उनके किसी चीज को करने से, उनको जस्टिस देने से रोका, तो वो सब क्रिमिनल ऑफेंस होता है। सिविल ऑफेंस मैंने बता दिया, क्रिमिनल ऑफेंस बता दिया। अब इसके लिए फाइन भी हो सकता है 2000 और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या चीज नहीं है, अगर कोई सच्चाई उजागर करने के लिए, फॉर द ट्रुथ, यहाँ लिखा भी है ट्रुथ और डिफेंस अगेंस्ट द कंटेम्प्ट चार्ज, तो हाँ, अगर कोई ट्रुथ के लिए केस लड़ रहा है या एकदम फेयर रिपोर्टिंग कर रहा है, उसमें कोई झूठ बात नहीं है, वो सच्चाई जब बता रहा है, बता, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की कुछ गलत बातें और उसने सच्चाई बता दी पब्लिक को, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थोड़ी है। अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई गलत बात वो पब्लिक के आगे ला रहा है तो ये तो सही बात है। कोई सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर थोड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड है सुप्रीम कोर्ट भी। एवरीवन इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई किसी बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वी फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे दिया गया है, और अगर सच्चाई के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लग रहा है तो उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो सकता है। तो आप बस इतना याद रखिएगा, 129 घर जाके रीड कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट बहुत सारे होते हैं, आप याद रखिएगा, रिट, एक रिट जुडिक्शन होता है, एडवाइजरी जुडिक्शन होता है, ओरिजिनल जुडिक्शन होता है, और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अंडर आर्टिकल 129 है, ये हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखा गया है। 129 जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, यू कैन चेक इट इन लक्ष्मीकांत। सो द नेक्स्ट न्यूज इज कि हाँ, ये क्रेडिट गारंटी एक्सटेंडेड टू लार्ज फर्म सेल्फ एम्प्लॉयड, ये हमारे किसी काम का नहीं है, एमएसएमई की बात हो रही है, लेकिन इसमें हमें एमएसएमई को जानना है। एमएसएमई फॉर्म कैसे हुई थी, बाय एमएसएमई एक्ट। एमएसएमई का एक्ट था जो कब बना था, देखिए बंद हो गया, इसे एक लेक्चर में बंद होना ही होता है पेन को लेकिन नए लिए हैं अभी, क्या हो गया, तो एमएसएमई का कौन सा, एमएसएमई एक्ट 2006, इसके अंदर एमएसएमई को बनाया गया। लेकिन अभी रिसेंटली इसकी डेफिनेशंस में चेंज आ गया है कि हम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस बोलेंगे कैसे। एम का मतलब माइक्रो, एस स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो अभी पहले क्या होता था, पहले इसमें इन्वेस्टमेंट ही देखी जाती, कितना इन्वेस्ट हुआ प्लांट एंड मशीनरी में, लेकिन अब इसमें एनुअल टर्नओवर भी ऐड हो गया। ये बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जुलाई में ही ऐड हुआ है ये एनुअल टर्नओवर वाली चीज। पहले बस प्लांट और मशीनरी देखते थे, लेकिन अब एनुअल टर्नओवर भी देखते हैं। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि अभी ऐड हुआ है, आपको किसी कोई भी आप कोचिंग के नोट्स देख लीजिए, उसमें भी नहीं आया होगा अभी तक ये अपडेट। मैं आपको सीधे एमएसएमई की वेबसाइट से आपको बता रहा हूँ, ये मैंने कहीं ऐसे से नहीं लिया, किसी कोचिंग से उठा लिया हो, ये एमएसएमई की वेबसाइट पे है। तो अगर हम माइक्रो किसे बोलेंगे, जिनकी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 1 करोड़ से कम हो, या एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा ना हो। फिर हम स्मॉल किसे बोलेंगे, जिसका प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ तक हो और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ तक हो। और मीडियम किसे बोलेंगे, जिससे हमारी प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ तक हो और टर्नओवर जो हो 250 करोड़ तक हो। तो प्लीज रिमेंबर ये एग्जैक्ट फिगर्स, 1 करोड़ से 5 करोड़ ऐसे याद रख सकते हैं आप, 10 करोड़ से 50 करोड़, और हम 50 करोड़ से 250 करोड़, ऐसे शॉर्ट में याद कर लीजिए, सबसे बेस्ट। ये किस किस से रिलेटेड है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी और एनुअल टर्नओवर, PA है 1 करोड़, ऐसे आप एक टेबल बना लीजिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, इधर P लिखेगा, इधर A लिखेगा, प्लांट मशीनरी होता है, एनुअल टर्नओवर होता है, इधर 1 करोड़ या 5 करोड़, फिर ऐसे
फिर यहाँ 10 करोड़ और यहाँ 50 करोड़ और यहाँ 50 करोड़ और यहाँ 250 करोड़, और यहाँ चाह रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं एम के लिए, एस के लिए, एम के लिए। तो ये आपका तैयार हो गया इतना सा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है, शॉर्ट में लिखा करिए। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये मैंड्रिन जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है नई नई जो बनी है, उसमें मैंड्रिन, तो मैंड्रिन क्या है, चाइनीज लैंग्वेज को बोलते हैं मैंड्रिन, आप याद रखिएगा चाइनीज लैंग्वेज को बोलते हैं। तो इसको मना कर दिया, इसको हम अपनी इसको नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ध्यान होगा, इस मैंने बताई नहीं थी, लेकिन 2-3 महीने की पहली बात है, नेपाल ने कंपलसरी कर दिया मैंड्रिन। बताइए, नेपाल इतना क्लोज जा रहा है कि अब वो चाइनीज लैंग्वेज पढ़ाएगा अपने बच्चों को। तो बताइए, चाइनीज नेपाल ने कंपलसरी कर दिया, इंडिया ने मना कर दिया कि हम मैंड्रिन को नहीं पढ़ाएंगे। तो बस इतना ही आपको जो जानना है वो ये है कि मैंड्रिन जो है वो कहाँ की लैंग्वेज है, वो चाइना की लैंग्वेज। सो द नेक्स्ट न्यूज इज आर ओवर। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल। कोई भी दिक्कत हो यूज कमेंट सेक्शन। आज मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, उनका आंसर आप देंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, नहीं तो कल मैं उनका आंसर दूंगा ही। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप नीचे लिखते हैं कमेंट सेक्शन में। सो आप ऐसे ही प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर दिया करिए, मेरे को खुशी होगी बहुत। और हम इसी तरह अच्छी न्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे डेली। अब देखिए, एक भी दिन मिस नहीं होता, करेक्ट राइट टाइम पे 11 पे आ जाती है न्यूज़, 11 AM पे करेक्ट आ जाएगी। कुछ भी हो जाए, इतने बजे तक अपलोड मैं कर ही देता हूँ। सो कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन का भरपूर यूज़ करिए, और जो भी डिस्क्रिप्शन में हमारा सारा लिंक है, अगर किसी को कोई कोर्स बैक करना है, कोई भी इंक्वायरी करनी है, सब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, यू कैन चेक इट। सो थैंक यू ऑल गाइज, बाय बाय।